हेलो। ओके। एक मिनट दोस्तों, बस आपका चैट विजिबल हो जाए। ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनली आपकी चैट विजिबल है। पूनम, पुष्पेंद्र, मैं बहुत बढ़िया हूँ। पुष्पेंद्र, आप लोग कैसे हैं? प्रदीप, थैंक यू सो मच। अब सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि भगवान गणेश दो चीज़ों में बड़े पारंगत थे। एक तो उनकी विद्या और एक उनका लेखन। और यही दो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता आपको ये एग्ज़ाम और ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपको और भी बेहतर कलाएं देंगे। तो प्लीज़ मैपिंग वाली क्लास अभी ना करें। हाँ चलेगा, कोई बाद में कर लीजिएगा अंकित। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल, कविता, रोहित, गौरव, रोहिणी, पवन, सभी लोग अच्छे हैं? सभी लोगों की पढ़ाई? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्या है कि जबलपुर को, जैसा मैंने कहा ना कि जबलपुर को संस्कार धानी कहने के पीछे एक कारण है। अगर आप में से कोई जबलपुर से है, जैसे आनंद है, तो वो जानते हैं कि यहाँ हर त्योहार को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज लेवल पे मनाया जाता है। हर त्योहार, हर फेस्टिवल को आप देखेंगे कि थोड़ा सा और ज़्यादा इमेंस होता है फेस्टिवल दूसरे की तुलना में। तो अभी मैं देखा तो मैं हमेशा जनरली पोहा हुआ खाने के लिए जाते हैं हम लोग भी। जैसे आप लोग जाते हैं ऐसे हम भी चले जाते हैं। कोई दुकान है नुक्कड़ पे, तो भाई वो बूंदी भी रख लिया कि सर अब तो बूंदी भी रहेगी, तो लोग आ रहे हैं रेगुलर बूंदी लेकर के जा रहे हैं। हाँ निधि, मैं इसके लिए जरूर, बस निधि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। प्रॉब्लम, मैं बस एक कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ भी हो सके। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं किया, मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, चेक करा देता हूँ। ठीक, शुरू करें फिर क्लास को। शेल वी स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करें। ऑल ओके, शेल वी स्टार्ट? बताएं एक बार, तैयार हैं आप लोग? ठीक, चलिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि लिखना था पहले हमें चीज़ों को, फिर हमें टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो एक बार पहले मैं क्लास कनेक्ट कर देता हूँ आपकी, जो भी हमने पहले पढ़ा था, ताकि आप चीज़ों से जुड़ पाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। और भारत के सामान्य परिचय के तहत अब तक हमने भारत की अवस्थिति का अध्ययन कर लिया है। हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ लिया है। अवस्थिति के अलावा, लोकेशन के अलावा, हमने भारत के नामकरण का अध्ययन कर लिया है। नॉमनक्लेचर की बात कर ली है। भारत के अक्षांशीय विस्तार का हमने अध्ययन किया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हमने पढ़ा। और यहीं पर हमने कर्क रेखा की बात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की। और यहीं हमने 24 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को डिस्कस किया। फिर दोस्तों, हमने भारत का देशांतरीय विस्तार भी पढ़ा। हमने भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी पढ़ा। यहाँ पर हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की चर्चा की। यहीं पर हमने बागान समय की चर्चा की, याद आ रहा होगा आपको। गार्डन टाइम, टी गार्डन टाइम को डिस्कस किया। यही हमने डे लाइट सेविंग टाइम, डीएसटी की चर्चा की। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि भारत में क्यों दो समय जोन की मांग हो रही है, क्या ये मांग सही है, गलत है, इसके बारे में लोगों की राय क्या है।
इसी के साथ साथ दोस्तों हमने इस बात की भी चर्चा कर ली है कि जो भारत है इसके सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से हैं। तो इतने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और स्पेशली जो हमारी लास्ट क्लास थी वो बहुत कंसेप्चुअल क्लास थी। ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल क्लास थी वो पिछली क्लास थी, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक हम 2 या 3 दिन में पढ़ने वाले हैं ये सारे फैक्चुअल टॉपिक हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट हमें पढ़ना है। एक और बात मैं अभी आपको बता दूं कि शनिवार को, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। 3 टेस्ट होंगे दोस्तों भारत के सामान्य परिचय में, 50 50 50 के 3 टेस्ट, जिसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ भी सॉल्व कराऊंगा। पर आप जानते हैं कि क्लास में प्रश्नों को सॉल्व करवाने की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, उससे ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा 150 प्रश्नों का, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वेबसाइट पर भी टेस्ट अपलोड होगा और इस बार मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि वेबसाइट पर टेस्ट एक्सेस कैसे करना है, क्या तरीका होगा, तो फिर आप लोग उसको एक्सेस करना भी सीख जाएंगे। मैं सभी लोगों को बोर्ड पर समझा दूंगा। और फिर भी आप वेबसाइट पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो सैटरडे को टेस्ट का पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगा, तो आप पीडीएफ से टेस्ट को लगा लीजिए, जो भी आपको बेहतर रहे आप वो कर सकते। और टेस्ट जब लगाएं तो मेक श्योर कि ओएमआर में लगाएं। अब बहुत से लोगों का कहना था सर कि ओएमआर डलवा दीजिए, परेशान मत होइए, आप बस इतना जाइए गूगल पे जाइए, डालिए यूपीएससी ओएमआर शीट, मॉडल ओएमआर शीट, आप इमेज पे क्लिक करेंगे आपको ओएमआर मिल जाएगा, उसका प्रिंट करा लीजिए, 1 प्रिंट और 10 फोटोकॉपी करा लीजिए या 20, और फिर उसमें करते रहिए। ठीक है, ऑल गुड, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए। तो अब मुझे बस ये बता दो कि लास्ट मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्या क्या लिख लिया था दोस्तों हमने, क्योंकि पहले हमें राइटिंग वर्क करना है फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लिखने वाला याद नहीं है। हाँ, पीडीएफ डलवा देंगे, पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगी। क्या क्या हो गया था बताएं एक बार प्लीज कमेंट करके। चाय बागान समय, अच्छा हमने डीएसटी लिखा था क्या? डे लाइट सेविंग टाइम लिखा क्या हमने अभी? बताइए, डे लाइट सेविंग टाइम लिखा क्या हमने? नहीं, चलो तो अगली हेडिंग लगाओ। चाय, चलो भैया अगली हेडिंग लगाइए आप लोग, लगाइए दोस्तों अगली हेडिंग। चलें, डे लाइट सेविंग टाइम, हेडिंग लगाएं, डे लाइट सेविंग टाइम, डीएसटी। ठीक, चलिए लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखें डीएसटी के तहत, डीएसटी के तहत गर्मियों के दौरान, गर्मियों के दौरान घड़ियों को मानक समय से 1 घंटा आगे और शरद ऋतु के दौरान 1 घंटा पीछे सेट किया जाता है, सेट किया जाता है। डीएसटी के तहत, डीएसटी के तहत गर्मियों के दौरान, गर्मियों के दौरान घड़ियों को मानक समय से 1 घंटा आगे और शरद ऋतु के दौरान 1 घंटा पीछे सेट किया जाता है। ठीक, इंग्लिश में लिखें, डीएसटी इज द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग, डीएसटी is the practice of setting forward the clocks by 1 hour from the standard time during the summer and 1 hour back during the autumn, during the autumn। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए उद्देश्य, उद्देश्य प्राकृतिक रोशनी, प्राकृतिक प्रकाश का
प्राकृतिक प्रकाश का सर्वोत्तम प्रयोग करके, प्राकृतिक प्रकाश का सर्वोत्तम प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ाना और ऊर्जा की खपत को कम करना। प्राकृतिक प्रकाश का सर्वोत्तम प्रयोग करके, सर्वोत्तम प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ाना और ऊर्जा की खपत को कम करना, ऊर्जा की खपत को कम करना। इंग्लिश में लिखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू increase the productivity and decrease the energy consumption and decrease the energy consumption by utilization of natural light, by utilization of natural light। हो गया 2 पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें, शुरुआत। तीसरे पॉइंट में लिखें शुरुआत, आरंभ लिख लो। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी व ऑस्ट्रिया द्वारा, by Germany and Austria during First World War in 1960, by Germany and Austria during First World War in 1960। अगला लिखिए, वर्तमान में, ऐसा लिखिए, वर्तमान में जीएसटी का प्रयोग, जीएसटी का प्रयोग यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन ब्रैकेट में ईयू द्वारा किया जाता है। भारत इसका प्रयोग, करंटली इट इज यूज्ड बाय ईयू, करंटली इट इज यूज्ड बाय यूरोपीय यूनियन। भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से बहुत अधिक दूरी पर नहीं, बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। इंडिया डज नॉट यूज जीएसटी, इंडिया इंडिया India does not use DST because it is not located so far, too far, it is not located too far from equator, from equator। अब आपको ये कंसेप्ट याद है, हमने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया था कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से अवे जाते हैं, जो दिन और रात की समय अवधि है, जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है, उसमें बदलाव होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो कश्मीर और कन्याकुमारी लगभग एक जैसे देशांतर पर हैं, तो दोनों में समय तो एक जैसा होगा, लेकिन दिन और रात की अवधि में अंतर होगा, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस होगा। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास है, तो हो सकता है यहाँ लगभग 12 घंटे का दिन
और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन कश्मीर में गर्मियों के समय दिन की अवधि ज़्यादा मिलेगी और सर्दियों के समय दिन की अवधि कम मिलेगी। याद है? क्लियर है? कृष्ण में मुझे लगता है कि शायद एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, बिकॉज बाकी चीज़ें सभी लोगों को क्लियर हैं। एक बार आप प्लीज़ रिफ्रेश करेंगे। ठीक, चले। अब इसमें पांचवा पॉइंट, अच्छा 5 पॉइंट हो गए, छठवां पॉइंट लिखें आप। आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। और इस तरह लिखेंगे आप, 1 2 3। ठीक है, इस तरह थोड़ा अंदर करके। ठीक, चले पहला लिखें इसमें, आलोचना में पहला पॉइंट लिखें। लिखें फर्स्ट पॉइंट इसमें, अधिकांश ऊर्जा खपत वाले, अधिकांश ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण दिन के सभी घंटों में चलते हैं। दिन के सभी घंटों में चलते हैं, जिससे जिससे डीएसटी का मुख्य उद्देश्य प्रभावित होगा। अधिकांश ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण दिन के सभी घंटों में चलते हैं, अतः डीएसटी का मुख्य उद्देश्य प्रभावित होगा। इंग्लिश में लिखें, द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग अप्लायंसेस, द मोस्ट एनर्जी consuming appliances run at all hours of the day, reducing the impact of such a move. ठीक, अगला लिखें, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन और हेल्थ। ठीक, तीसरा लिखे, एडवर्स इफेक्ट ऑन सर्केडियन रिदम पर प्रतिकूल प्रभाव, सर्केडियन रिदम पर प्रतिकूल प्रभाव। जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। एडवर्स इफेक्ट ऑन सर्केडियन रिदम लिखा है, हिंदी में इस तरह लिखते हैं, सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक, और अगला पॉइंट लिखिए, वाहन दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी, वाहन दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट, इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट। अब देखिए, ये पॉइंट जो हमने लिखे हैं ये आप ही बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपने क्लासेस की। तो क्लास में आप ये पॉइंट कनेक्ट भी किए थे हमने कि देखिए सर्केडियन रिदम का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे में हमारा शरीर, सर्केडियन रिदम क्या बताता है, ये हमारे शरीर को बताता है कब सोना है, उठना है और खाना है। तो हम कहते हैं ना कि जब हम कोई काम 21 दिनों तक करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, तो वो हमारे सर्केडियन रिदम का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, फिर आपकी बॉडी उसी हिसाब से काम करती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं और आपकी नाइट शिफ्ट है, तो आप रेगुलर, आपका रूटीन ही वो बन गया कि आप रात में 11 बजे नहीं सो रहे हैं, आप सुबह घर आकर के 8 बजे सो रहे हैं और फिर आप उठ रहे हैं, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो वो आपका एक क्या बन गया, रिदम बन जाए। वो क्या बन गया, वो आपका एक रिदम बन गया बॉडी का, इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे आपको सोना है। तो वो आपका सर्केडियन रिदम है ना। तो लोग इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें अनिद्रा की स्थिति रहती है। और अनिद्रा की वजह से क्या होता है दोस्तों, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक, तो ये इसकी आलोचनाएं हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। देखो, पहले वाले पॉइंट में हमने ये कहा था कि अधिकांश ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण दिन के सभी घंटों में चलते हैं, जिससे डीएसटी का उद्देश्य बाधित होता है।
ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अधिकांश ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण दिन के सभी घंटों में चलते हैं, अतः जिससे जिससे डीएसटी का उद्देश्य बाधित होता है। डीएसटी का उद्देश्य बाधित होता है। क्लियर है? तो एक प्रश्न लिख लिया जाए दोस्तों। ओके, प्रश्न लिखें। भारत, लिखें, भारत डे लाइट सेविंग टाइम का उपयोग क्यों नहीं करता, समझाइए। 5 नंबर, वाई इंडिया डज नॉट यूज, वाई इंडिया डज नॉट यूज डे लाइट सेविंग टाइम, एक्सप्लेन। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि हमें अलग प्रश्नों के लिए तैयार होना होगा, अलग तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके लिए हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी। ठीक, लिख लिया ये प्रश्न? तो कल लिख करके लाएंगे आप लोग, जितने लोग लिख सकते हैं। अगर समय मिले तो इसको लिखिएगा। कल जब आप क्लास में आएंगे तो पहले हम इसका मॉडल आंसर डिस्कस। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में लिखिए। एक और प्रश्न लिखिए 3 नंबर में। 3 मार्क में क्वेश्चन लिखें। DST, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, डे लाइट सेविंग टाइम। 3 नंबर में लिख लीजिए DST। वो पहला वाला 5 नंबर में दिया था, अब मैं जो अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं ये 3 नंबर। डे लाइट सेविंग टाइम। ठीक है, चले अब अगला पॉइंट लिखें दोस्तों। अगला इस तरीके से लिखना, एक नोट डाल दो आप, एक नोट डाल के लिखो, नोट। और इसके अंदर लिखना पहला और दूसरा, और फिर इसे डब्बे में डाल दे। अभी डब्बा मत बनाना, पहले लिख लो फिर डब्बा बनाना। चलो पहला पॉइंट लिखो नोट में। नोट में पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों। लिखें, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से, ऐसा लिखो, सॉरी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि, अंडरलाइन करना अवधि को, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, द ड्यूरेशन ऑफ, सॉरी, the difference, the difference in the duration of day and night, the difference in the duration of day and night increases, increases as we move towards pole from equator, towards pole from equator। दूसरा पॉइंट, यही कारण है, यही कारण है कि कश्मीर तथा कन्याकुमारी में, यही कारण है कि कश्मीर तथा कन्याकुमारी में एक ही देशांतर पर, एक ही देशांतर पर स्थित होने के बाद भी, बाद भी, एक ही देशांतर पर स्थित होने के बाद भी समय में अंतर नहीं होगा, समय में अंतर नहीं होगा, किंतु, किंतु दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। समय में अंतर नहीं होगा किंतु दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। ठीक है,
That's the reason. That's the reason that difference between day and night, day and night is observed between Kashmir and Kanyakumari. Kashmir and Kanyakumari. Although they are located on almost same longitude. Although they are located on almost same latitude. Same latitude. हो गया? ठीक है, मैंने ये कहा कि कश्मीर और कन्याकुमारी एक ही देशांतर पर स्थित हैं। मतलब इसी तरह से मैंने बोला था, फ्रेम किया था। तो इनमें समय एक जैसा होगा, परंतु दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। समय एक समान होगा, परंतु दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। ठीक है, डन, ओके। अब आखिरी पॉइंट, ये थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, आप एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे। हमने आपको ये लिखवा दिया था ना कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है। हमने ये भी लिखवा दिया था कि ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। ये भी हो गया था कि सर जीएमटी से 5.5 घंटे हम आगे हैं। ये सब हो गया था ना, है ना? ये तो हमने लिख लिया था। क्लियर? ठीक है। तो अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगले में हेडिंग में ही लिख देना इंपॉर्टेंट। हेडिंग लगाइए, और इसे ना हम आंसर के फॉर्म में ही लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, और मुख्य परीक्षा में होना हो, इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। तो अगली हेडिंग लगाइए, अलग टाइम जोन की मांग। डिमांड डिमांड फॉर डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन। डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन। ठीक, अब देखो, इसे आप एक काम कीजिएगा कि इसे हमने ऑलरेडी लिख दिया है। मैंने एक आंसर के फॉर्म में ही यहाँ लिख दिया है पूरा। आप देखें, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद मांग क्यों की जा रही है, फिर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और फिर आखिरी में हमने एक कंक्लूजन दिया है। तो आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि मैं यही लिखवाऊंगा आपको, तो इसमें कुछ चेंज करेंगे नहीं। ये मैंने खुद ही आंसर लिख दिया है पूरा। तो इसको लिखवाने से मुझे लगता है हमारा समय खराब होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इसे आप लोग खुद लिख लें क्लास के बाद, एक पेज छोड़ दीजिए पूरा, 1 या 1.5 पेज, उसमें ये आ जाएगा। यस और नो कर लेंगे आप लोग इतना काम? ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही पेज है, 1-1.5 पेज है। ओके, लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि फिर ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। मैं इतना सारा आपको लिखवाऊंगा, फालतू में 20-25 मिनट और खराब होंगे, है ना? तो चलो फिर आप लिख लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ाते हैं अगले टॉपिक पर। लेकिन प्रश्न लिख लो, प्रश्न लिख लो, प्रश्न लिखवा दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट, ताकि आपको याद रहे कि कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं 2-3 प्रश्न आपको लिखवाऊंगा यहां से, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सारे 5 नंबर में है, पहले ही बता दूं मैं आपको। पहला प्रश्न, क्या भारत हेतु 2 समय रेखाएं या जोन बनाना सही है? समझाइए। इज इट गुड, या शुड इंडिया हैव 2 टाइम जोन्स और लाइन? एक्सप्लेन। शुड इंडिया हैव 2 टाइम जोन्स और लाइन? एक्सप्लेन। पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य पृथक समय जोन की मांग
क्यों कर रहे हैं, समझाइए। वाई वाई दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया डिमांडिंग why the northeast state of India demanding separate time zone, explain, separate time zone, explain। ठीक, बस इतने काफी है। ओके, और भी घुमा करके पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से एक प्रश्न को। लीजिए, मैंने थोड़ा और ऊपर कर लिया। एक प्रश्न को बहुत अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको प्रिपेयर करना है कंटेंट और अप्रोच। आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर पिछली क्लास आपने बहुत अच्छे से देख ली है और समझ लिया है कि सर क्या रीजन है, हमने फ्लो चार्ट बना करके ये समझा था कि कारण क्या है, क्यों डिमांड हो रही है, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, और रिसेंटली जो CSIR है उसने क्यों कहा है कि भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए। और फिर हमने एक कंक्लूजन भी आपको बताया था कि इसके लिए सरकार को एक बहुत उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए और एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सभी हितधारकों का लाभ हो, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये लिखेंगे। ये प्रश्न का उत्तर अगर समय मिले तो लिखिएगा। कल जब आप क्लास में आएंगे तो हम इनके मॉडल आंसर को डिस्कस कर रहे हों। बताइए, ऑल ओके, सारी चीजें कंप्लीट हैं? आगे बढ़ा जाए दोस्तों। 5 मार्कर लिखा ही हुआ है, देखो यहाँ पर 5 मार्कर। ओके, 5 नंबर में सारे प्रश्न, ये 5 नंबर में है। ठीक, बताओ भैया, आगे बढ़े? ऑल गुड, तैयार हैं आप लोग? क्योंकि अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी और मेरी एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब मुझे आपको फैक्ट याद कराना है। कंसेप्ट पढ़ाना सबसे आसान होता है दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि कंसेप्ट में मेहनत मेरे एंड से कम लगती है, क्योंकि दिमाग में क्लियर है। पर फैक्ट में आप लोग को याद करवाना है, इसलिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। चलो भैया, तो अगली हेडिंग लगाते हैं। ये हम पढ़ रहे थे आई गेस 1.1, उसी के अंदर पढ़ रहे थे कि 1.2? एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग अपने हिसाब से हेडिंग लगा लीजिए। ये 1.2 है, आप मुझे बताएं हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, देखो ये गलत बात है। गूगल सर्च करके क्यों लिखोगे आप? खुद लिखोगे जवाब, हमने लिखवाया ना पिछले बार आपको। हाँ, चलो पहले मुझे हेडिंग बताओ, कौन सी हेडिंग थी हमारी जिसमें हमने अक्षांश देशांतर ये सब कुछ लिखा है? ठीक है, 1.2 ही पढ़ना है। ठीक, चलो तो भैया अगली हेडिंग लगाइए आप लोग, भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश। भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। बफरिंग हो रही है ये? हेलो, क्लियर है? क्लियर है? ठीक ठीक, चलो अब देखो, ध्यान दो। और अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आने वाला जो 1 घंटा है उसमें एक कमाल की एनर्जी आप बना के रखें, क्योंकि अब हमें बहुत सारे फैक्ट्स को याद करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन अब मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि यहां से क्या आ सकता है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। सर, इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं, भारत में टोटल 28 स्टेट हैं।
सर 2014 सर पहले सर एक राज्य बनता है 2014 में तेलंगाना, लेकिन उसके बाद 2019 में हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। लेकिन राज्यों के अलावा भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो इनकी संख्या कितनी है सर? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हमने आपको होमवर्क दिया था कि आप सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां याद करके आएंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो भी आपने याद कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार फिर से आपको हम 8 यूनियन टेरिटरी बता देते हैं। देखें, पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएंगे। लद्दाख की राजधानी क्या है सर? लेह है। ठीक, तो लद्दाख के बाजू में ही आप देखेंगे तो लद्दाख के आपको पश्चिम में मिलेगा जम्मू कश्मीर। इसकी 2 राजधानी, एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर। एक जम्मू, दूसरा श्रीनगर। ग्रीष्मकाल की राजधानी श्रीनगर है और शीतकाल की राजधानी जम्मू है। जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। 2 यूनियन टेरिटरी। तीसरा आप देखिए चंडीगढ़, जिसकी राजधानी खुद चंडीगढ़ है। चौथा दिल्ली, राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद 5वीं यूनियन टेरिटरी दीव, दमन, दादर एवं नगर हवेली, और इनकी राजधानी क्या है? दमन। तो ये हो गई 5वीं। दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, इनको आपस में मर्ज कर दिया है। पहले ये अलग अलग थे, दमन और दीव अलग था, दादर और नागर हवेली अलग था। बाद में इन दोनों को साथ में मिला दिया। अब इनकी एक राजधानी है और राजधानी का नाम है दमन। कैपिटल का नाम क्या है? दमन। ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद अगला है लक्षद्वीप, कैपिटल कवारत्ती। कितने हो गए? 6। 7वां है अंडमान एवं निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और 9वां है पुडुचेरी, कैपिटल पुडुचेरी। क्लियर यहां तक? ऑल गुड। ये क्या है दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान से देखना। एक हमें दमन एवं दीव को देखना है और दूसरा हमें पुडुचेरी को देखना है। ध्यान से इसके मैप को देखना ताकि आपको चीजें समझ में आए कि ये एग्जैक्टली कैसे है। 1 मिनट रुकिए, मैं निकाल रहा हूं एक मैप। हाँ, अब सबसे पहले आप पुडुचेरी को देखो। तो पुडुचेरी जो है ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार कि पुडुचेरी कितने राज्यों में है। तो पुडुचेरी का जो पहला हिस्सा है विच इज पुडुचेरी पौंडीचेरी, तो ये कहां पर है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा तमिलनाडु में है। कराईकल ये भी तमिलनाडु में है। लेकिन इसी का एक हिस्सा है यनम, जो कहां आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। इसका एक हिस्सा है माहे, जो कहां पर आता है? जो केरल में आता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुडुचेरी है वो भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो जवाब देंगे कि सर एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और जो आंध्र प्रदेश में है उस हिस्से का नाम है यनम। सर दूसरा हिस्सा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 2 जगह है, एक तो पुडुचेरी और दूसरा हिस्सा जो यहाँ है वो है कराईकल, और एक हिस्सा सर केरल में है। और केरल में कौन सा हिस्सा है? तो कहेंगे सर माहे। कौन सा हिस्सा है? माहे। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए विशेष तौर पर इसे ध्यान रखना। और जैसे जैसे जब मैं कहूं कि आंसर दो तो आंसर देना, ठीक है? तो पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है? आंसर करो जल्दी से। पुडुचेरी कितने राज्यों में है? सर 3 राज्यों में है। यनम, यनम कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कराईकल और पुडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु। और माहे कहां पर है? तो सर जो माहे है वो केरल में आता है, वो केरला में आता है। अब इसको ना घुमा करके पूछते हैं आजकल, घुमा करके आपको कंफ्यूज ही तो करना है। तो पूछ लेंगे कि बंगाल की खाड़ी के तट पर पुडुचेरी के कितने हिस्से हैं और अरब सागर वाले हिस्से में कितने हिस्से हैं, एक तरीका। दूसरा पूछ लेगा कि पूर्वी तटीय मैदान में
पुडुचेरी के कितने हिस्से हैं और पश्चिम तटीय मैदान में पुडुचेरी के कितने हिस्से। तो मुझे पता है कि आप लोग इतने होशियार हो चुके हो, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कि सर हमें एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, हम नहीं घूमेंगे, हम अपने फैक्ट और कंसेप्ट पर बिलीव करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। ये तो हो गया पुडुचेरी। अब जरा दमन दीव और दादर नागर हवेली को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैप देखना। देखो गुजरात में इस हिस्से पर आप आएंगे तो यहां आपको दीव दिखेगा, जैसे मैंने इस तरह से मार्क किया है। ये कौन सा इलाका है? ये दीव है, दीव। ठीक, दमन दूर है, दीव वहां पर है, ये दमन है। ये क्या है? ये दमन है। तो आप देख सकते हैं अंतर, दोनों में काफी डिफरेंस है। और अब ध्यान देना, जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, अंदर की ओर, थोड़ा अंदर की ओर, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर, ये जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है, तो ये कौन सा है? ये है दादर एवं नगर हवेली। यहां से दादर गंगा नाम की एक नदी बहती, दादर गंगा नाम की एक नदी बहती है। अब मेरा एक सवाल है आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है और आप आंसर कीजिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप सभी लोगों को यह पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, कि भारत के 28 राज्यों में से, इंडिया के 28 स्टेट में से, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट पर स्थित हैं, या इन्हें हम कोस्टल स्टेट कहते हैं। याद है सभी लोगों को? यहां सर 9 राज्य हैं, दिखते भी हैं सर क्लियरली कि सर एक गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9 राज्य हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पर स्थित? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव कोस्टल बाउंड्री? जवाब दीजिए। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव कोस्टल बाउंड्री? ऐसे ही सवाल आते हैं, हमें लगता है ये कहाँ से पूछ लिया, कैसे आ गया ये सवाल, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, बताइए जरा कितने? कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ लोग कह रहे हैं 3, ठीक, कुछ 2। चलो जवाब भी दे दो, फिर लिख करके बता दो कि सर ये है। जितना पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में, उतना मजा आएगा आपको क्लास में। बताओ भैया कौन कौन से हैं, फिर नाम भी लिख दो जरा। रुचि, लाली, विजय, चार दो, 4-2। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों ने जवाब दिया है 2, कहाँ सो रहे हो? बिल्कुल नहीं देख रहे हो आप लोग, है ना? सर नहीं, हम तो बस अपनी दुनिया में हैं सर, वी आर एट आवर वर्ल्ड, हम बहुत खुश हैं वहाँ। अरे साफ साफ तो दिख रहा है यार। देखो 2 तो क्लियर है, ध्यान देना, 2 तो बिल्कुल क्लियर है, 2 में तो समस्या है ही नहीं। सर एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार, ये तो है तटीय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुडुचेरी भी तो तट पर है, पुडुचेरी के बीचेस बहुत फेमस है, देखिए क्लियर दिख रहा है आपको। तो तीसरा क्या हो गया? पुडुचेरी। और अभी हमने आपको बताया कि ये दीव है, ये दमन है, दादर और नागर हवेली अंदर है, वो कोस्टल बाउंड्री से नहीं जुड़ता। लेकिन दमन और दीव तो कोस्टल बाउंड्री से जुड़ते हैं ना। तो कितने राज्य हो, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए? सर 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो क्या बनाती हैं? जिनके पास तट रेखा है, जिनके पास कोस्टल बाउंड्री है। सबसे ज्यादा इसमें है अंडमान और निकोबार के पास। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा दमन, दीव, फिर लक्षद्वीप, और सबसे कम जो इसके पास यहाँ पर है वो है पुडुचेरी, पुडुचेरी। ओके, तो ये 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास क्या है? कोस्टल बाउंड्री। इनके पास क्या है? कोस्टल बाउंड्री। तो कई बार ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
अब एक और सवाल सुनो ध्यान से, भारत के कितनी ऐसी राजधानियां हैं, पूरे भारत की कैसी इतनी राजधानियां हैं जो कि तट तट पर स्थित हैं। अब ऐसे सवाल भी आए हुए हैं, रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने देखा और लिटरली आप सोच के देखिए कितना बढ़िया लगता है। यार रोज हम इंडिया का मैप देखते हैं और उसने प्रश्न भी कितना अच्छा पूछ लिया कि भारत की कितनी राजधानियां हैं जो तटों पर स्थित हैं। तो सर एक बात तो क्लियर है कि भारत के 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब 13। तो सर अधिकतम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 13, क्योंकि बाकी के पास तो समुद्री सीमा है ही नहीं, तो उनकी कैपिटल सिचुएटेड नहीं होगी, उनकी कैपिटल वहां पर सिचुएटेड नहीं होगी। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी है, तो देखें भैया एक एक करके। देखो गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ये आंतरिक भाग में है, तो ये तो नहीं है। दूसरा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ये है एक, मुंबई। कर्नाटक, गोवा, गोवा की कैपिटल पणजी, सर ये भी है दो। कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, ये नहीं है। सर केरल तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही, नंबर 3। सर तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही, नंबर 4। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है, अभी क्या है कैपिटल? हैदराबाद। 2024 में इसकी कैपिटल बदल जाएगी, 10 सालों का एग्रीमेंट है कि हैदराबाद विल बी दी ज्वाइंट कैपिटल बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 2024 के बाद खत्म, नई कैपिटल बनेगी। अब पहले अमरावती को राजधानी बनाया जाना था, पर कहा जा रहा है कि अब विशाखापट्टनम को राजधानी बनाएंगे। तो फिलहाल की हम चर्चा करें तो फिलहाल इसकी कैपिटल कोस्टल नहीं है, आंध्रा की कैपिटल तटीय नहीं है। उड़ीसा भुवनेश्वर थोड़ा सा अंदर की ओर है दोस्तों, देखिए जरा थोड़ा सा अंदर की ओर है। और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, ये भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा अंदर की ओर है, ये हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ता है। तो कितने राज्य हो गए? सर 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां तटीय राजधानियां हैं, जिनकी कैपिटल कोस्टल। यस और नो कमेंट कीजिए, कितने राज्य हो गए? सर 4 राज्य ऐसे हो गए जिनकी राजधानियां तटीय हैं। मुंबई बचपन से ही देखते आ रहे हैं फिल्मों में, तो दिक्कत ही नहीं है। गोवा नंबर 2, केरल नंबर 3, तमिलनाडु नंबर 4। बहुत अच्छा प्रश्न। यूनियन टेरिटरी, तो भैया दमन एवं दीव की कैपिटल दमन, तो दमन तो है, ठीक। लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती, तो कवारती भी है, ओके। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी, ये भी है। और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, ये भी है। तो चारों यूनियन टेरिटरी। तो भैया भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां तटों पर स्थित हैं, कोस्टल कैपिटल है, और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी कैपिटल कोस्टल है। अब ये तो मैप से याद रहना चाहिए कि मुंबई, पणजी और तिरुवनंतपुरम ये अरब सागर की ओर है, जबकि चेन्नई, चेन्नई इस तरफ है, तो चेन्नई आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर है। वहीं अगर आप इसको ऐसे याद रख लें कि सर, हम तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि दमन, अगर बना लेते हैं एक मैप ऐसा बना लें कि सर दमन, फिर मुंबई, पणजी और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहां पर सर ये हो गया अरब सागर, ये क्या हो गया? ये हो गया अरब सागर, अरेबियन सी। और यहां पर आए इस तरफ, तो सर यहां मिलेगा चेन्नई, यस और नो, चेन्नई। सर यहीं पर मिल जाएगा पुडुचेरी, यहां आ जाएगा पोर्ट ब्लेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहीं पर एक और तो रह गया, कवारती, ठीक। तो कोस्ट भी याद हो गया, फिर कोस्ट भी पूछ ले तो वो भी हमें पता हो गया, ठीक है। ऑल गुड, तो ये आपको कोस्ट भी पता पड़ गया।
ये अभी मैप पे बना लेंगे, डोंट वरी, इस तरह की चीज़ों को मैप में बना लेंगे। पहले अभी याद करो, अभी क्लास में पहला फोकस, मैं आप आखिरी में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा एक्स्ट्रा जाएगा जाएगा, लेकिन पहला फोकस क्लास में चीज़ों को याद कर। ठीक है, क्लियर है, ऑल गुड, यहाँ तक सारी बातें याद, तो याद रहेगा। बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक चीज़ें इंडिया के मैप के बारे में। ठीक, चलो तो अब दोस्तों हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, तो एक एक करके पॉइंट लिखते जाइएगा। पुडुचेरी 3 स्टेट में क्यों है ये मैं बता दूंगा आपको, हालांकि मुझे लगता है ये पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस हो जाएगा। ठीक, तो फिर भी चलिए हम चर्चा कर लेंगे। पुडुचेरी, देखो सिर्फ पुडुचेरी की राजधानी की बात की जाए तो वो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन अगर पूरे पुडुचेरी की बात की जाए तो वो बे ऑफ बंगाल में भी है और अरेबियन सी में भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर पूरे पुडुचेरी की बात की जाएगी तो वो बंगाल की खाड़ी में भी है और अरब सागर में भी है, लेकिन अगर सिर्फ राजधानी की बात की जाएगी तो वो कहां पर है दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी। ठीक, चले तो लिखना शुरू करें, शेल वी स्टार्ट, बता दीजिए जल्दी से, शुरू करते हैं लिखना। अब लगातार 10-15 पॉइंट लिख लेना क्योंकि वो पॉइंट आपको पता होंगे। ठीक, चलो भैया लिखो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखे, नंबर 1, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य, तटीय, कोस्टल, 5 राज्य स्थलबद्ध, लैंडलॉक, नहीं स्थलबद्ध नहीं लिखेंगे, पूर्ण स्थलबद्ध, कंप्लीट लैंडलॉक। 4 यूनियन टेरिटरी, तटीय, और चारों के नाम लिख लेंगे। अच्छा, इसमें इंग्लिश हिंदी का दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं होना चाहिए इंग्लिश हिंदी का दिक्कत। ठीक, फिर यहाँ नीचे, इसी के नीचे, हाँ, आप एक मैप बना लीजिए। अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, फिर एक एक करके यहाँ मेंशन कर दीजिए। दमन, मुंबई, पणजी, तिरुवनंतपुरम और कवारती, यहाँ मेंशन कर दीजिए आप लोग।
ये बनाया आपने? ठीक है, देखिए, पुडुचेरी जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उस समय ये सभी के सभी क्षेत्र, ठीक है, अलग अलग तरीके के पोजीशन में थे, जिस वजह से इनको एक साथ रखा गया, तीन अलग अलग राज्यों में होते हुए भी। बार बार डिमांड ये की गई है कि इन क्षेत्रों को मिला दिया जाए, पर अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई। ठीक, यहां तक हो गया? इतने पॉइंट हो गए? ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम, पर मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बताएंगे एक बार, जैसे हो जाए तो। डन? हो गया, चलो ठीक है। अब ये पहला पॉइंट था, अब लिखिए दूसरा पॉइंट, नंबर 2। ये आपने पहले के अंदर लिखा, मतलब आपके नोट्स ऐसे बन रहे होंगे। आपने ये पहला पॉइंट लिखा, फिर इसके अंदर सब पॉइंट, अब दूसरा तीसरा ऐसे लिखे। चलो, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख और ऐसा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ऐसा यूटी। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला। अगला पॉइंट लिखिए, 27 नवंबर 2019, इस तरह से लिखेंगे, दमन तथा दीव प्लस दादर व नगर हवेली। ठीक, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि 27 नवंबर 2019 को इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। पोर्ट ब्लेयर लिखा है, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी के नीचे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये प्रश्न सीधे सीधे एमपीपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में, डेट के साथ पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि डेट के साथ ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब जोड़ा गया, कब अलग किया गया। ठीक, तो इन बातों का विशेष ध्यान आप रखेंगे। चलिए, चौथा पॉइंट लिखिए, नंबर 4, सबसे बड़े राज्य, लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। महाराष्ट्र,
यूपी। और टॉप 4 याद रहना चाहिए, टॉप 4। ठीक, नंबर 5 लिखिए, सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। त्रिपुरा एंड नागालैंड। त्रिपुरा एंड नागालैंड। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल, लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप। 36 द्वीप हैं, 36 आइलैंड। चलिए लिख लिया यहां तक। डन, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, फिर हम लिखेंगे इस पॉइंट को। ये एक स्टेट है विच यूपी। अब उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो यूपी है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। लेकिन इसके बारे में दो और इंटरेस्टिंग बात सुन दोस्तों। यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद द अदर स्टेट? जवाब क्या होगा? यूपी। अब यूपी में यहां एक जिला है, बहुत ध्यान देना, मैं इसको हाईलाइट करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं जिसे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। ये जो इलाका है यूपी का, इस जिले का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है दोस्तों? इस जिले का नाम है सोनभद्र। अब मैं इसे जूम करूंगा, अब जूम करूंगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये जो इलाका मैंने रेड मार्क से किया है, इस जिले का नाम है सोनभद्र। और ये जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ये 4 स्टेट से जुड़ा हुआ है। यहां देखेंगे तो मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़, यहां झारखंड और यहां पर बिहार। तो ये भी पूछा जाता है कि उस जिले का नाम बताइए जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। याद रखेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। किस पॉइंट पर थे हम? 7। 8वें पॉइंट में आप लिख लीजिए दोस्तों, नंबर 8 कि सर्वाधिक राज्यों से लगा राज्य, स्टेट शेयर्स मैक्सिमम, स्टेट शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम स्टेट, यूपी।
स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम स्टेट। अगला लिख लेंगे सोनभद्र, सोनभद्र यूपी 4 राज्यों से जुड़ा। शेयर्स बाउंड्री विद 4 स्टेट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए क्लियर है यहां तक सारी बात। अब एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो दोस्तों गुजरात में एक जिला है कच्छ। गुजरात में कौन सा जिला है? कच्छ। तो ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि भारत के सबसे बड़े जिले, इसमें आता है कच्छ गुजरात, लेह लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान और बाड़मेर राजस्थान। और क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है वो है माहे पुडुचेरी। ठीक, लिख लीजिए इनको। अब ये बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन प्रश्न अभी भी आ जाते हैं कई बार। और अब क्या करता है, पहले सवाल ये लोग सीधे एक ही पूछा करते थे, अभी इसमें स्टेटमेंट डाल देते हैं कि 4 प्रश्न जो पहले अलग अलग आते थे अब वो एक ही स्टेटमेंट में आ गए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। ठीक है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है। फिर पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रिपरेशन वही है, बस तरीका बदल जाता है, प्रश्न को पूछने का जो नजरिया है, तरीका है, वो चेंज हो जाता है। ठीक, लिख लीजिए इसको एक बार। क्लियर है? तथ्यात्मक भूगोल पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल ज्योग्राफी। और बहुत आसान है, अभी मैप में आपको सारी चीजें मैं याद करा दूंगा। डन। ठीक, चलिए ये भी हो गया था दमन दीव पुडुचेरी। अच्छा ये लिख लिया था आपने, पुडुचेरी 3 राज्यों में है। नहीं लिखा तो लिख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। पुडुचेरी 3 राज्य। आंध्र प्रदेश यनम, तमिलनाडु पुडुचेरी व कराईकल, पुडुचेरी व कराईकल और केरल माहे। ठीक, दमन व दीव अरब सागर दादर व नगर हवेली स्थलबद्ध, लैंड लॉक, लैंड लॉक। ठीक, लैंड लॉक। क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी से, ये भी कंप्लीट हो जाए। तो याद रहेगा आपको कि दादर और नागर हवेली अंदर की तरफ है, गुजरात महाराष्ट्र सीमा भी लिख सकते हैं। दमन दीव तो गुजरात वाले क्षेत्र में है, लेकिन दादर नगर हवेली गुजरात महाराष्ट्र सीमा, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर। ठीक है।
क्लियर? चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यही चीजें हैं जो लिखी हुई है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा, ये भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। यूपी सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा में जुड़ा हुआ है। सोनभद्र जिला, जैसा हमने बताया कि 4 राज्यों से जुड़ता है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ये हम पढ़ रहे होंगे। सबसे बड़ी समुद्री सीमा अंडमान निकोबार की है। और सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वो वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। और सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नागालैंड, ठीक है। चलिए, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक ऑल गुड है? तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए एक बार, सारी चीजें स्पष्ट हैं? तो यहां तक भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो, तो एक बार प्रश्न कर लूं मैं आप लोगों से, क्योंकि टॉपिक फैक्चुअल है, याद हुआ नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। रेडी? सभी लोग तैयार? यहां सर हम रेडी हैं, प्रश्न पूछिए हमसे। चलो, क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? इंडिया के कितने स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र से जुड़ती है? जवाब दीजिए दोस्तों। भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से जुड़ती है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव दी कोस्टल बाउंड्री? बहुत बढ़िया, 9 राज्य। अगला सवाल, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? विच इंडियन स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? गुजरात, बहुत बढ़िया, गुजरात। और किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? विच स्टेट हैज द मिनिमम कोस्टल बाउंड्री? मिनिमम कोस्टल बाउंड्री? गोवा, बहुत अच्छे, गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहे हैं, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया सर, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है यूपी। चौथे नंबर पर आता है यूपी। भारत के 2 सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, इंडिया के 2 स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बताओ जल्दी से, भारत के 2 सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के हिसाब से भारत के स्मॉलेस्ट स्टेट कौन? जल्दी जवाब दो। बहुत अच्छे सर, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और उसके बाद आता है सिक्किम। अगला, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन पर। बहुत बढ़िया सर, यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या। अगला, कितने तटीय राज्य हैं जिनकी राजधानी तटों पर स्थित है? हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव दी कोस्टल बाउंड्री? भारत के कितने तटीय राज्यों की राजधानी तटों पर है? सर 4 राज्य हैं, नाम भी बता दो। अगर लिख नहीं सकते तो बोल दो, इमेजिन कर लो कि हाँ सर हमने एक मैप बनाया है जिसमें एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। जो अरब सागर है वहां पर सर मुंबई है, पणजी है,
और साथ में तिरुवनंतपुरम है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ चेन्नई है, भुवनेश्वर अंदर की तरफ, कलकत्ता अंदर की तरफ, हैदराबाद बेंगलुरु भी काफी अंदर की तरफ, गांधीनगर भी अंदर की ओर दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, जल्दी बताइए। कवरत्ती। बहुत बढ़िया। ओके। जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताइए। समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताइए। समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर बताइए। श्रीनगर। बहुत बढ़िया सर। श्रीनगर चूंकि ऊपर की ओर है तो वहां पर तापमान कंपैरेटिवली कम रहेगा, तो ग्रीष्मकालीन, और जो जम्मू है वो शीतकालीन कैपिटल होगी। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है। उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है। ठीक है, बताएं कमेंट करके जल्दी से। सोनभद्र। सर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, इसकी सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है। श्रीनगर, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया? जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया? बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी वेरी गुड। अगर देख के नहीं बता रहे हो ना तो मान के चलो कि आपकी क्लास सफल हो गई, आपको घर पर रिवीजन भी नहीं करना, इतना अच्छा तैयार हो गया। 31 अक्टूबर 2019। अब मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दीजिएगा, मजा आ जाएगा जवाब दे दिया तो। किस दिन 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा चुना गया? या कब 82.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन चुना गया? ये बताओ। अरे सर ये तो गूगली फेंक दिया आपने एकदम से। हम तो पकवान खाने आए थे, आप करेले की सब्जी खिला रहे हो यार, ना मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ गया सर। 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947। सितंबर 1947 भी याद रखेंगे तो ठीक है। जब भारत की मानक समय रेखा नहीं थी, उससे पहले भारत में कितनी मानक समय रेखाएं थी? जब हमने 82.5 डिग्री को अपना स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं बनाया था, तो बिफोर दैट हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन वी हैड? कोई कह रहे हैं 2, कोई कह रहे हैं 3। जवाब क्या सही है? 3। जवाब क्या सही है? 3। सर एक था बॉम्बे टाइम, मद्रास टाइम और कलकत्ता टाइम। बॉम्बे टाइम, मद्रास टाइम एंड कलकत्ता टाइम। अगला प्रश्न आप लोगों से, एक प्रश्न और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किस दिन दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिला दिया गया? मर्ज कब कर दिया गया दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव? कब इनको मर्ज किया गया? 31 अक्टूबर को ही करोगे, एक ही दिन है बिल्कुल, मतलब हाँ बहुत बढ़िया। 27 नवंबर 2019। 27 नवंबर 2000। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, आउटस्टैंडिंग, वेरी 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 गुड। तो इन चीजों को ना यार मैप में भी आप करके देख सकते हो। अब मैप को थोड़ा सा और ध्यान से देखना, जितना अच्छे से आप मैप को देखोगे ना तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, और ऑब्जर्वेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, राज्यों की बात करें तो गांधीनगर, भारत के राज्यों में सबसे जो पश्चिम में राजधानी है वो गांधीनगर होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें पूर्व में आप देखें, दैट इज इम्फाल, सॉरी कोहिमा, आई एम सॉरी कोहिमा। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो पूछ ली जाती हैं। चले तो आगे बढ़े, यहां तक चीजें याद हैं? यस और नो कमेंट करके बताओ। सर यहां तक चीजें याद हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइए चीजें याद हो गई यहां तक? ठीक,
योगेंद्र, आशा, अनु, ज्योति, शुभम। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, वेरी वेरी गुड। चलो भैया, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक, अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, भारत की सीमाएं। पूरी मत लगाइएगा, आप सिर्फ लिखिएगा भारत की बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक। हाँ, सबसे पश्चिम में गांधीनगर। देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ देंगे तो कवारती, लेकिन सिर्फ राज्यों की बात करेंगे तो गांधीनगर। नहीं नहीं, तो मैंने बताया ना, हमने आपको बता तो दिया, क्लियर तो कर दिया कि उसमें यूटी जोड़ देंगे तो कवारती आ जाएगी, लेकिन हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो गांधीनगर। ठीक है। वैष्णवी। ओके, आई थिंक हमारी क्लास में 2 वैष्णवी है ना, एक वैष्णवी पटेल है, एक वैष्णवी सोलंकी है, और भी कोई लोग हैं जो 2-2 नाम के हैं। अरे मेरे नाम का कोई मिलता नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरा नाम बड़ा कॉमन नाम था। अगर आप आज से, आपकी जो जनरेशन है उससे 5 साल पहले की जनरेशन में जाएंगे तो शुभम एक कॉमन नाम। जैसे पहले एक कहावत थी ना, अच्छा 3 निधि भी है, चलो ठीक है। जैसे पहले एक कहावत थी ना कि कहीं भी पत्थर फेंको एक ना एक इंजीनियर पे गिर जाएगा, तो हमारे बारे में था कहीं भी पत्थर फेंकोगे तुम्हें एक ना एक शुभम दिख ही जाएगा। हमारी क्लास में जब से मैं अपने पढ़ना शुरू किया, मैं अपने गांव में पढ़ता था, हमारे गांव की आबादी 1500 थी और उसी क्लास में 2 शुभम थे। अब इमेजिन करो कि स्कोप कितना कम है ना। मेरी क्लास में 2 शुभम थे, वहां से निकला। फिर मैं दमोह से पढ़ने गया गुना, गुना गया मैं पढ़ने के लिए बुआ के पास। अब मुझे लगा भाई यहाँ तो शुभम नाम नहीं चलता होगा, अब दमोह साइड चल रहा है, दमोह सागर साइड, यहाँ तो नहीं होगा। वहां भी मेरी क्लास में हमारी क्लास में 30 बच्चे, उस 30 बच्चों में भी एक और शुभम मिल गया। ठीक, फिर मैं वापस आया, फिर गाँव गया पढ़ने के लिए, फिर मैंने हायर क्लासेस में एडमिशन लिया गाँव में, तो वहाँ तो 3 शुभम थे। फिर दमोह आया, वहाँ भी शुभम मिले। इवन मैं कॉलेज में था, उसमें भी शुभम थे। तो हमेशा 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 मिलते रहे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपने अनअकैडमी ज्वाइन किया था उस समय, तो उस समय हमारे जो मैनेजर थे, पहले मैनेजर, उनका नाम भी, मैंने कहा क्या बात है, एक नाम जो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं, है ना। गुना के पास एक जगह है रुठियाई, वहां पढ़ता था मैं। अच्छा, इस क्लास में है। हाँ, यहाँ भी नहीं, आई थिंक वो शिवम सर, शिवम त्रिपाठी सर, उनको शुभम लिखते हैं, शिवम लिखते हैं शायद वो। और यहाँ भी हमारे साथ हैं सर शुभम, अच्छा शुभम त्रिपाठी सर भी हैं, देखिए, देख रहे हैं, मतलब हम लोगों का नाम बड़ा कॉमन है। शुभम सर से चर्चा करता हूँ मैं एक आध दिन, आइए सर इस बारे में चर्चा रखते हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाए फिर आप लोगों के लिए एक चर्चा रखते हैं, शुभम नाम पर विशेष चर्चा, अ ग्रेट डिस्कशन ऑन द नेम ऑफ शुभम। शुभम भी लिखते हैं, ठीक ठीक। चलिए, ओके, आगे बढ़े। तो अब हमें भारत की सीमाओं की चर्चा करना है, इंडिया की बाउंड्री का डिस्कशन करना, कौन कौन सी बॉर्डर है। तो देखो, अब हम भारत के मैप को अगर ध्यान से देखें, इंडिया के मैप को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो भारत, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, हाँ ये वाला मैप देखते हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जो एक प्रायद्वीप है, इंडिया एक पेनिनसुला है। और चूंकि भारत एक प्रायद्वीप है, इंडिया एक पेनिनसुला है, इसलिए इसके पास समुद्री सीमा भी है, कोस्टल बाउंड्री भी है। और कोस्टल बाउंड्री होने के साथ साथ, समुद्री सीमा होने के साथ साथ, भारत की स्थलीय सीमा तो है ही, इसकी लैंड बाउंड्री तो है ही, जो हमें साफ तौर पर दिख रही है। तो देखें, ध्यान दें इस चीज पर, विशेष तौर पर ध्यान दें। भारत में आपको 16 ऐसे राज्य मिलेंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल लैंड या टेरेस्ट्रियल बाउंड्री बनाते हैं। शुरू करते हैं, ध्यान देना, अगर आपके पास एटलस है तो उसमें देखो, अदरवाइज मेरे साथी चीजों पर ध्यान दो। तो नंबर 1 देखो दोस्तों, गुजरात। तो गुजरात की सीमा आप देखेंगे तो पाकिस्तान से लग रही है, नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2 आप देखिए राजस्थान,
इसकी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लग रही है। हमें देखने में लगता है कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की होगी, लेकिन है नहीं। सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल की। ठीक, इसके बाद देखिए पंजाब नंबर 3, और पंजाब की सीमा भी किससे लग रही है? पाकिस्तान से। तो 3 तो हो गए ये राज्य। अब यहां हमारा आता है पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू एवं कश्मीर, किससे सीमा लग रही है? पाकिस्तान। और नंबर दूसरा यूनियन टेरिटरी आता है लद्दाख, किससे सीमा लग रही है? सर पाकिस्तान से भी लग रही है, सर अफगानिस्तान से भी सीमा लग रही है, और साथ ही साथ में जो इसकी सीमा है वो चीन से भी लग रही है। तो लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। पाकिस्तान से भी सीमा लगती है, अफगानिस्तान से भी सीमा लगती है, और साथ ही साथ में चीन से भी इसकी सीमा लगती है, चीन से भी इसकी बॉर्डर लगती है। क्लियर है? साफ साफ तौर पे आपको दिख रहा है। अब 3 राज्य हो गए। चौथा राज्य देखो हिमाचल प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। किससे सीमा लग रही है? चाइना। पांचवा उत्तराखंड, किससे सीमा लग रही है? सर नेपाल से भी बाउंड्री है और चीन के साथ भी बाउंड्री है। नेपाल से भी बाउंड्री है और चीन से भी बाउंड्री। छठवा उत्तर प्रदेश, किसके साथ सीमा है? नेपाल के साथ बाउंड्री है। ध्यान देना, एक एक चीज याद करना है। नेपाल के साथ बाउंड्री। सातवां बिहार, किसके साथ? सर नेपाल से जुड़ा हुआ है बिहार। आठवां है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यहां पर नेपाल से जुड़ रहा है, यहां भूटान से जुड़ रहा है और यहां बांग्लादेश से जुड़ रहा है। नंबर 8 वेस्ट बंगाल, नेपाल से देखिए, फिर बांग्लादेश, भूटान। अगर एटलस है तो उसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको। फिर नंबर 9 पर है सिक्किम। सिक्किम भी आप देखें 3 देशों से जुड़ जा रहा है। एक तरफ भूटान से जुड़ जा रहा है, फिर नेपाल और यहां पर तिब्बत। फिर नंबर 10 पर आप देखें असम। असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नंबर 11 अरुणाचल। अरुणाचल की सीमा आप देखें भूटान से लग रही है। यहां पर आप देखें तो म्यांमार दिखेगा और यहां पर चीन है। फिर अरुणाचल के बाद नागमणि अर्थात नागालैंड और मणिपुर, दोनों की सीमाएं म्यांमार से जुड़ती हैं। 14 नंबर पर आएगा मिजोरम। मिजोरम की सीमा एक तरफ म्यांमार से जुड़ती है और एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ती है। नंबर 15 है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और नंबर 16 है मेघालय, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सर भारत के 16 राज्य ऐसे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, जो कि स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सभी राज्यों के नाम याद हो गए? यस और नो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सभी राज्यों के नाम याद हैं, और ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। भारत का नक्शा आप बचपन से देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखिए। बिना मैप के ये चीजें कभी याद नहीं होंगी। आप देख ही नहीं पाएंगे। अगर मैप नहीं देखेंगे तो आप वेस्ट बंगाल को समझ ही नहीं पाएंगे कि वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा काफी ऊपर जाता है और ये नेपाल और भूटान दोनों से जुड़ता है। तो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर सिर्फ बांग्लादेश से नहीं जुड़ती, वो नेपाल और भूटान से भी जुड़ती है। सिक्किम को ध्यान से देखना है, अरुणाचल को ध्यान से देखना है, मिजोरम को ध्यान से देखिए। एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ बांग्लादेश, नागालैंड और मणिपुर। ध्यान से देखिए, म्यांमार से इनकी सीमा जुड़ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी 3 देशों से जुड़ रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। प्रश्न, जम्मू कश्मीर अब सिर्फ एक देश से, पाकिस्तान, बाकी किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो सर ये तो हो गए हमारे 16 राज्य। कैसे हो गए सर? 16 राज्य हमारे ऐसे हो गए जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं,
जो कि तटीय रेखा बनाते हैं। याद है या नहीं? 9 राज्य याद हैं दोस्तों आपको, जो तटीय रेखा बनाते हैं, जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन शामिल है सर? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यस और नो? याद है 9 राज्य। अब जरा ध्यान देना, प्रश्न ये पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय रेखा भी बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री भी बनाते हैं, और तटीय रेखा बनाने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, इंटरनेशनल टेरिस्ट्रियल बॉर्डर भी बनाते हैं। जवाब दो, आप लोग जवाब दो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। बताइए दोस्तों, कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय रेखा भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। निधि, परिधि, और कोई जवाब देगा? पीयूष, ठीक है, बहुत अच्छे। राधे श्याम, वेरी गुड। सर एक है गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा भी बना रहा है और समुद्र तो है ही है। दूसरा है वेस्ट बंगाल, सर ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ स्थलीय सीमा भी बना रहा है और साथ ही साथ में बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी गुड। अब एक कंसेप्ट और होता है और इसे कहा जाता है पूर्ण स्थलबद्ध राज्य, कंप्लीट लैंडलॉक स्टेट। अच्छा, अब आपको अंतर समझना होगा कि स्थलबद्ध राज्य और पूर्ण स्थलबद्ध राज्य में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडलॉक एंड कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री? देखो, स्थलबद्ध राज्य या स्थलबद्ध क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना, कोई भी ऐसा रीजन जिसकी बॉर्डर ओशियन को टच नहीं करती उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है, वो पूर्ण स्थलबद्ध क्षेत्र होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं पंजाब, तो क्या पंजाब एक स्थलबद्ध राज्य है? इज पंजाब अ लैंडलॉक? आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पंजाब कंप्लीटली लैंडलॉक है, गलत जवाब हो, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। तो हमें यहां पर यह पता करना है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो समुद्र से जुड़ते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, जो ना तो ओशियन से कनेक्ट होते हैं और जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला यहां पर जो राज्य है दोस्तों, सबसे पहला राज्य, ध्यान देंगे ऊपर से चलेंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सॉरी, पहला राज्य आपको मिलेगा हरियाणा, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य झारखंड और पांचवा राज्य तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों, 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र से जुड़ते हैं और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इंटरेस्टिंग है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड दीजिए बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब ये तो हो गई राज्यों की बात। फिर पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि पूर्ण रूप से
स्थलबद्ध यूनियन टेरिटरी कितनी है? कंप्लीटली लैंडलॉक केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो एक है चंडीगढ़, गाना भी बन गया अब तो, दिला दे गाड़ी चंडीगढ़ में, यही गाना है ना दोस्तों, दिला दे घर चंडीगढ़ में। बड़ी अच्छी जगह है, देखिए गाना भी सोच समझ के बनाया गया। चंडीगढ़ अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, तो उसने गाना भी कितना अच्छा बनाया कि दिला दे घर चंडीगढ़ में। ठीक, अगला कौन सा है? न्यू दिल्ली। ये भी कैसी यूनियन टेरिटरी है? जो कि लैंडलॉक है। बाकी आप देख लो, जम्मू कश्मीर लैंडलॉक नहीं, लद्दाख लैंडलॉक नहीं, ओके, और बाकी तो हम जान ही रहे। ठीक ये भी लैंडलॉक नहीं है। क्लियर? ओके, चंडीगढ़ और दिल्ली, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ओके, चलो अब एक काम करें। नहीं नहीं नहीं, तो भैया अब वो अलग नहीं है ना। अब तो दादर और नागर हवेली दमन दीव एक साथ हो गए, तो अब हम उन्हें अलग अलग पॉइंट काउंट नहीं करेंगे। तो दमन और दीव की बाउंड्री तो टच हो रही है, दादर और नागर हवेली की नहीं हो रही है। तो अब आप एक काम करें, ये छोटा सा एक डायग्राम है, जल्दी से इसको बना लीजिए और फिर हम क्लास खत्म। चलो ये बना लो, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये बना लो फिर हम क्लास खत्म करें। ठीक, आई एम गिविंग यू द 5 मिनट। ठीक।
डन हो गया, ठीक है। चलिए, तो एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से हम एक एक 2-3 दिन और हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो फैक्चुअल टॉपिक बचा है, तो कल से हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए बस अभी 1.4, एक हेडिंग लगा लेंगे आप लोग 1.4। ये हम कल पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री समझेंगे पहले हम, और फिर हम इन चीजों को लिख रहे होंगे। वो किलोमीटर है कि किस देश के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं, वो हमें पढ़ाना है। वो अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हम जो 16 राज्य भारत के 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, हम ये लिस्ट अभी फिर से बनाएंगे एक बार और फिर दोबारा हम इन चीज़ों को मेंशन करेंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले पहले बार जो पढ़ा था उससे अब तो कई गुना बेहतर और बहुत ज़्यादा आपको जो कंटेंट अब दे रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक, तो मज़ा आया। अभी मुझे पता है फैक्चुअल क्लासेस हैं तो थोड़ा सा आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट आपकी ज़्यादा लगेंगे, पर एफर्ट लगाते रहिए, बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। मैं भी मेहनत करते रहूँगा, आप भी मेहनत कीजिए। और सैटरडे को जैसा मैंने कहा कि आपका एक बढ़िया सा टेस्ट होगा। 3 टेस्ट हैं, 50-50-50 क्वेश्चन के। अटेम्प्ट कीजिएगा तीनों टेस्ट को और फिर बताइएगा कितने मार्क्स आए आपके। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, ख्याल रखिए। और देखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप नोट्स पर अच्छे से बनाएंगे उतना आपको मदद मिलेगी जब आप रिवीजन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेन का इस्तेमाल कीजिए, पूरे कागज़ में नोट्स बनाइए, बहुत खूबसूरती से नोट्स बनाइए। ठीक, हाँ, पुराना वाला PDF निकलवा लीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, आप मुझे याद दिलाओगे कि सर एक टॉपिक रह गया है, वो है भारत की स्थिति का महत्व। मुझे विशेष तौर पर आप ध्यान दिला देना, कई बार स्किप हो जाता है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो मुझे विशेष तौर पर अध्याय जैसे ही ये खत्म हो जाए, जब मैं कहूँ कि ये चैप्टर खत्म हो गया, तो मुझे आप तुरंत याद दिलाएंगे कि सर एक टॉपिक रह गया है, भारत की स्थिति का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आखिरी में कवर करा दूँ। ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।